दोस्तों, सऊदी अरब में औरतें गुलाब का जल और फिटकरी का इस्तेमाल आखिर क्यों करती हैं? यह सवाल विशाल के दिमाग में बार बार आ रहा था। जब विशाल की मालकिन उससे कहती है कि मुझे गुलाब जल और फिटकरी ला कर दे दो और अपने मालिक से इस बात का कतई जिक्र भी मत करना और उन्हें मत बताना कि मैं तुमसे गुलाब का जल और फिटकरी मंगाती हूँ, तो विशाल का दिमाग एकदम से खराब हो जाता है कि आखिरकार अपने ही पति की चोरी से वो गुलाब जल और फिटकरी का करती क्या है और क्यों रात में ही उसका इस्तेमाल करती हैं। यह बड़ा ही हैरान और परेशान कर देने वाला विशाल के दिमाग में सवाल चल रहा था। दोस्तों, आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे जब इस सवाल का खुलासा आपके सामने किया जाएगा। विशाल जो है वह हिंदुस्तानी नौजवान सऊदी अरब जाता है कुछ पैसे कमाने के लिए, और वह एक मालकिन का ड्राइवर था। उसको गाड़ी चलाना आती थी, इसलिए ड्राइवरी पर एक औरत उसको रख लेती है। सैलरी भी उसको अच्छी खासी देती है, लेकिन उस औरत का पति उसके पास नहीं रहता था। वह दूसरे मुल्क में रहता था, यानी कि दूसरे देश में रहता था। कभी कभी हफ्ता 10 दिन के लिए उसके पास आ जाया करता था। दोस्तों, विशाल उस औरत को चाहने लगता है। उसके बाद क्या होता है, यह गुलाब जल और फिटकरी का राज क्या है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। बने रहिए हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, हिंदुस्तानी लड़का विशाल और सऊदी अरब की उस औरत की कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। दोस्तों, विशाल जो था हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश में रहने वाला विशाल बहुत ही गरीब परिवार से था। घर में रहकर वह अपने घर की जिम्मेदारी भी नहीं निभा पा रहा था, क्योंकि ड्राइवरी में जो कुछ भी वह कमाता था वह सब खर्च हो जाता था। वह अपनी बहन की शादी कैसे करे, अपने छोटे भाई को कैसे पढ़ाए, अपनी माँ की बीमारी की दवाई कैसे करे। उसके बाप का पहले से ही इंतकाल हो चुका था। अब घर की सारी जिम्मेदारियाँ विशाल के ऊपर थी। विशाल का एक दोस्त सऊदी अरब में रह करके अच्छी खासी कमाई किया करता था, इसीलिए विशाल ने अपने दोस्त से कहा कि यार, अगर सऊदी अरब में मेरे लिए कोई नौकरी हो, मैं ड्राइवरी करता, मैं अच्छी तरह से ड्राइवरी करने जानता हूँ, लाइसेंस भी है मेरे पास। अगर कोई अच्छी सी नौकरी ड्राइवरी की मिले तो मुझे बताना। घर में रह करके मैं यहाँ जो भी कमाता हूँ सब खर्च हो जाता है, पूरी तरह से घर के खर्चे भी नहीं उठा पा रहा हूँ। उसका दोस्त यह बात अपने दिल पे ले लेता है और विशाल के लिए किसी नौकरी की तलाश में लग जाता है। बहुत ही जल्द उसकी यह तलाश खत्म हो जाती है। वहाँ पर एक औरत को एक ड्राइवर की ज़रूरत थी। बस फिर क्या था, विशाल का दोस्त उसके लिए वीज़ा भिजवाता है और फिर विशाल अपना सामान बांध करके इंडिया से सऊदी अरब पहुँच जाता है। सऊदी अरब पहुँचने के बाद विशाल एक दिन अपने दोस्त के पास रुकता है। फिर उसका दोस्त अगली सुबह उसको उस औरत के पास ले जाता है। वह सऊदी अरब की औरत विशाल को नीचे से ऊपर तक एक नज़र जी भर के देखती है, क्योंकि विशाल देखने में एकदम तंदुरुस्त और हट्टा कट्टा नौजवान था। लगभग 28 साल उसकी उम्र रही होगी। कुछ देर बाद विशाल को देखने के बाद वह औरत कहती है कि मुझे यह लड़का पसंद है, मैं इसको अपना ड्राइवर बनाने के लिए तैयार हूँ। उसने विशाल की सैलरी भी अच्छी खासी खोली। विशाल यह सुनकर बहुत खुश होता है कि घर से आते ही उसकी नौकरी लग गई है, वरना बहुत लड़कों के बारे में सुना था कि सऊदी अरब में जा कर के लड़के परेशान हो जाते हैं। उनको बकरियां चरानी पड़ती हैं, बिबियाना जंगलों में तड़पती हुई धूप में पूरे पूरे दिन उनको बकरियों के पीछे दौड़ना पड़ता है। यह सुन कर के कभी कभी तो विशाल का मन होता है कि यार, वह सऊदी अरब नहीं जाएगा, लेकिन अपने घर की मजबूरियाँ देखते हुए वह फिर वहाँ रह कर के जो लोग अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरियों को सुन के, उनके हालात सुन करके वह सऊदी अरब जाने को मन बना लेता है। और उसका नसीब अच्छा कह लो, या फिर उसकी दोस्त की, जो वह मेहनत करके विशाल के लिए, यानी कि इंडिया से आते ही सऊदी अरब में एक औरत के ड्राइवर की नौकरी मिल चुकी थी। उस औरत ने अपने घर के बारे में एक क्वार्टर उसको था। उस औरत ने अपने घर के बराबर में ही एक क्वार्टर जो उसका था वह उसको रहने के लिए दे दिया कि इस क्वार्टर में रह करके आप रहो, और जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बता दिया करूँगी। मुझे शॉपिंग कराने, घर का राशन का सामान लाना हो, या अदरवाइज मुझे कहीं घूमने जाना हो, जहाँ भी मैं कहूँगी आपको मुझे वहाँ ले जाना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने क्वार्टर में रहो। इसी तरह से अब विशाल अपनी नौकरी शुरू कर देता है। वह उस औरत के साथ जहाँ वह कहती वहाँ चला जाता। कुछ दिन बाद विशाल को ऐसा
महसूस होने लगा कि जैसे वह उस औरत की तरफ खींचा जा रहा था, क्योंकि वो औरत जो सऊदी अरब की जो औरत थी जिसका विशाल ड्राइवर था, वह विशाल की उम्र की थी, विशाल की ही उम्र की लगभग थी, यानी कि लगभग 27-28 साल की उम्र रही होगी और विशाल की भी यही उम्र थी। औरत को देखने की इतनी खूबसूरत थी कि जब वह गाड़ी में पीछे बैठा करती थी तो विशाल शीशे से उसको देखा करता था, उसकी तरफ से नज़र ही नहीं हटाता था और नज़र हटती भी नहीं थी। और नज़र हटती भी तो हटती कैसे, क्योंकि वह एक साँचे में ढली हुई एक मूरत की तरह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी, बहुत ही मासूम औरत थी। उसके चेहरे की मासूमियत पर विशाल फिदा हो चुका था। उसकी जो खूबसूरती थी उस पर अपना दिल हार बैठता है और वह नज़र चुरा करके अपनी उस मालकिन को देखता रहता। मालकिन जब उसको कोई भी काम करने के लिए कहती तो वह सर झुकाकर हाँ कर देता और मालकिन का वह काम कर दिया करता। अचानक से एक दिन उसको झटका तब लगा जब एक दिन उसकी मालकिन ने कहा कि विशाल, हमें एयरपोर्ट चलना है, मेरा पति दूसरे मुल्क से मेरे पास आ रहा है। मुझे एक झटका सा लगता है। बहरहाल मैं हाँ कर देता हूँ और उसके साथ, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी, मेरी नौकरी थी, जब मैं एयरपोर्ट पहुँचता हूँ और जब उसके शौहर को यानी उसके पति को देखता हूँ तो मुझे दूसरा झटका लगता है, क्योंकि उसका पति लगभग 50-60 साल की उम्र का था। वह औरत जितने गहरे बदन की थी, जितना गदरा हुआ बदन था, जितना गदराए हुए बदन की खूबसूरत मलिका थी, उतना ही वह औरत उस आदमी के काबिल नहीं था। यानी कि वह औरत उस आदमी की उम्र से आधी उम्र की थी। उस आदमी के सारे बाल सफ़ेद थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। मैंने जब उसको उस औरत के साथ देखा तो मैंने यही समझा कि यह शादी शायद कोई समझौता है। खुशी के साथ यह खूबसूरत औरत इस बूढ़े आदमी के साथ शादी कैसे कर सकती है। बहरहाल उसको वहाँ से लेकर दोनों मियाँ बीवी गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर मैं गाड़ी चलाने लगता हूँ। मैं क्या देखता हूँ कि उस आदमी ने उस औरत की बाहों में बाहें डाल दी थी, उसके हाथों में हाथ लिए थे और वह कह रहा था कि डार्लिंग, क्या करूँ, मुझे बाहर रहना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, मुझे तुम्हें छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन बाहर जाना भी मेरी मजबूरी है, मजबूरी में शामिल है। लेकिन अब मैं जितने दिन के लिए भी आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हर वक्त तुम्हारे पास रहूँगा, यहाँ रह कर के कोई भी काम नहीं करूँगा। उसके हाथों में हाथ डालकर उस औरत का मुझे बड़ा ही बुरा महसूस हो रहा था। मैं शीशे में उस आदमी की सारी हरकतें देख रहा था। विशाल नीचे से ऊपर तक पसीने से सराबोर था और वह कहता है कि मेरे तन बदन में आग लग रही थी कि यह बूढ़ा आदमी इस औरत को क्यों छू रहा है, क्यों उससे प्यार कर रहा है, और वह उस गाड़ी में यानी कि विशाल की भी शर्म नहीं कर रहा था और वह बराबर उस औरत के गालों पर, उसके सीने पर हाथ फिरा रहा था। जैसे तैसे करके विशाल उन दोनों को घर छोड़ता है और फिर अपने क्वार्टर में आ जाता है। क्वार्टर में आकर के शाम का खाना खाता है और फिर सोने के लिए लेट चला जाता है। लेकिन आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, नींद आने के लिए तैयार ही नहीं थी। बार बार रह कर के अपनी मालकिन का चेहरा विशाल की आंखों के सामने आ जाता था। उसके बाद उसके बूढ़े पति का चेहरा भी उसकी आंखों के सामने आ जाता था। बार बार रह कर के विशाल यही सोच रहा था कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, ऐसी क्या वजह रही होगी उस खूबसूरत औरत को उस 60 साल के बूढ़े आदमी से शादी करने की ज़रूरत आ पड़ी। यह क्या वजह हो सकती है, वह सोच सोच कर अपने आप को परेशान कर रहा था। उसका दिमाग खराब हो रहा था। कभी वह इधर करवट लेता, कभी उधर करवट लेता, कभी तकिए को अपनी आंखों पर रखता, कभी मुंह पर रखता, सोने की कोशिश करता, लेकिन नींद उसको नहीं आ रही थी। रह रह कर उसे यही ख्याल आ रहा था कि वो औरत अपने शौहर की बाहों में होगी, वो आदमी इस टाइम उसके साथ क्या कर रहा होगा, क्या वह उसको प्यार कर रहा होगा, क्या वह उससे बातें कर रहा होगा, क्या उनके जिस्म पर कपड़े होंगे या नहीं होंगे। तरह तरह के सवाल विशाल के दिमाग में आ रहे थे और उसका दिमाग फटा जा रहा था। वह सोचता था कि मैं कैसे बर्दाश्त करूं इतनी खूबसूरत औरत को, जो कि आदमी उसका ना ही खूबसूरत है और ना ही जवान है। इसी कसम में सुबह हो जाती है और सुबह जब वो औरत से पूछने के लिए कहीं जाना है या नहीं जाना है घर में पहुंचता है तो बाहर लॉबी में ही दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे और उसके आदमी ने अपनी बाहों में लिया हुआ था, उससे बिल्कुल सटा हुआ था।
उससे बिल्कुल सटा हुआ बैठा था और उसकी गर्दन में हाथ डालते हुए लगभग उसके मुंह से मुंह लगाने के लिए तैयार था। दोनों ऐसी मुद्रा में थे, दोनों एक दूसरे को निहार रहे थे और प्यार कर रहे थे। इस हालत में जब विशाल उनको देखता है तो वो शर्मा जाता है और पीछे रुकने के बाद एक ज़बरदस्ती खांसने की कोशिश करता है और फिर वह जब खांसता है तो वह औरत छिटक जाती है और वह आदमी उसे पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी अपनी औरत को छोड़ता नहीं है और इसी तरह बेशर्मी के साथ विशाल और इसी तरह से बेशर्मी के साथ विशाल के सामने ही उसकी बाहों में बाहें डाले उसको अपनी बाहों में भरे ऐसे पकड़ते रहता है। वो औरत कहती है कि थोड़ा शर्म करो, नौकर का तो ख्याल रख लो, ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वो आदमी कहता है कि अरे डार्लिंग, कैसी बात कर रही हो, ये नौकर भी तो हमारे अपने ही हैं, ये कहीं जाकर बाहर ढढोरा थोड़ी पीट रहे हैं कि हम इस तरह से कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आज का यही मॉडर्न ज़माना है, आप शर्म नहीं करो। उसके बाद वह आदमी विशाल से पूछता है कि यहाँ पर क्यों आए हो, क्या काम है। विशाल कहता है कि सर, मैडम से पूछने आया हूँ कि आज उनको कहीं जाना है या नहीं जाना है। वह आदमी कहता है कि आज तुम्हारी मैडम कहीं नहीं जाएंगी, आज यह पूरा दिन मेरे साथ रहेंगी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद बाहर से लौटा हूँ। अब जितना भी तुम्हारा मैडम का वक्त है वो मेरे साथ गुजरेगा, इसलिए आज दिन की तुम्हारी छुट्टी है, चाहो तो कहीं घूमने चले जाओ और अगर कहीं घूमने जाना तो खाना खाओ और आराम करो, जब कोई काम होगा तो हम बता देंगे। उसकी यह बात सुनकर विशाल जब वापस अपने क्वार्टर पर आता है तो रहकर उसको फिर दोबारा गुस्सा आने लगता है कि बूढ़ा आदमी कितना बेशर्म है, उसको मेरा ख्याल भी नहीं और उसको छोड़ा भी नहीं और बराबर बाहों में और उसकी बाहों में बाहें मेरे सामने ही डाले रहा। इतनी उम्र होने के बाद कुछ तो उसने लिहाज चाहिए, कुछ तो शर्म होनी चाहिए। कभी कभी तो विशाल के दिमाग में यह बात आ जाती कि अभी उस आदमी का मर्डर कर दें, लेकिन वहाँ के हुकूमत और वहाँ के कानून के बारे में भी विशाल ने खूब सुन रखा है कि यहाँ मौत की सज़ा मौत है, यहाँ खून के बदले खून है। अगर आपने किसी की तरफ से नज़र उठाकर गलत नज़र से देखा भी तो उसकी भी सज़ा। अपने हिंदुस्तान जैसा कानून सऊदी अरब का नहीं है, बल्कि सऊदी अरब का कानून बहुत सख्त है। इसीलिए वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, अपने गुस्से को पी जाता है। उसके कुछ देर बाद लगभग 1 घंटा ही गुजरा था। विशाल अपने क्वार्टर में आराम कर रहा था कि वह औरत आती है और उसके क्वार्टर का दरवाज़ा खोलती है। विशाल जैसे तैसे कर पड़ा था। वह अपनी मैडम को देखकर उठने बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वह मैडम कहती है कि नहीं नहीं विशाल, लेटे रहो, बस मैं तुम्हारे पास एक काम के लिए आई हूँ, मेरा एक काम करना है तुम्हें। विशाल एकदम से उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मैडम बताइए क्या काम करना है। तो वह कुछ पैसे विशाल को देती है और कहती है कि लो, आज मेरा पति मुझे बाहर जाने नहीं देगा, वो मुझे छोड़ता ही नहीं है, जब से आया है बस हर वक्त मुझे पकड़े रहता है, इसलिए मेरा बाहर जाना नहीं होगा। यह पैसे लो और जिस स्टोर से मैं सामान खरीदती हूँ उस स्टोर पर जाना, मेरा नाम लेना और कहना कि मैडम ने गुलाब जल और फिटकरी मंगाई है, वह तुम्हें दे देगा। और हाँ, उनसे यह भी कहना कि मैडम के पति आ गए हैं, इसलिए वह फिटकरी और गुलाब जल की मात्रा दुगुनी कर दे। विशाल उसकी यह बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है। वह चक्कर में पड़ जाता है कि आखिरकार मैडम फिटकरी और गुलाब जल का क्या करती हैं और फिर पति के आने के बाद मात्रा दुगुनी कर दें, इसका क्या मतलब है। फिलहाल वह अपने सर को झटक देता है और चला जाता है उसी स्टोर पर जहां से उसकी मैडम सामान खरीदती थी, राशन वगैरह लेती थी, और जा कर के वह उस दुकानदार से कहता है कि मेरी मैडम ने आपसे जो रोज़ाना अक्सर आपकी दुकान पर आया करती हैं, उसने गुलाब का जल और फिटकरी मंगाई है, आज वह डबल मात्रा में मंगा रही हैं। वह दुकानदार हंसता है, मुस्कुराता है और फिटकरी गुलाब जल लाकर उसको दे देता है और फिर वह फिटकरी को गुलाब जल को लेकर अपनी मैडम के पास आया और वापस वह सामान उसको लाकर दे दिया। जैसे ही वह सामान उसकी मैडम ने उसके हाथों से पकड़ा, उसने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और नज़रें नीची करके अंदर जाने की कोशिश करने लगी और फिर वापस आई और कहने लगी कि मैंने तुमसे एक बात कही थी कि कभी भी भूल से भी अपने मालिक से इस बात को मत बताना कि मैंने तुमसे गुलाब जल और फिटकरी मंगाई है। फिर
एक बार विशाल का दिमाग खराब हो जाता है। उसने नौकरों से पूछने की कोशिश की कि यह आखिर मैडम ने गुलाब जल और फिटकरी किस लिए मंगाई है। वह नौकर भी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि कैसी बात करते हो, यहाँ की औरतें तो गुलाब जल और फिटकरी की शौकीन होती हैं। मैं और भी परेशान हो गया कि शौकीन होती हैं, आखिर कोई यह बताने को तैयार क्यों नहीं है कि वो कैसे लगाती हैं, क्यों लगाती हैं और कहाँ लगाती हैं, किस लिए इसको इस्तेमाल करती हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं उस दुकानदार से ही जाकर पूछता हूँ। विशाल उस दुकानदार के पास पहुँचता है। उस बूढ़े आदमी ने उसको जब दुकान पर आते हुए देखा तो उसने मुस्कुरा करके कहा कि क्या गुलाब जल और फिटकरी कम पड़ गया है, इसलिए तुम्हारी मैडम ने तुम्हें दोबारा लेने के लिए भेजा है। वह कहता है कि नहीं सर, मैं आपसे बस यही पूछने आया हूँ कि यह औरतें सऊदी अरब में गुलाब जल और फिटकरी का आखिर करती क्या हैं। वह विशाल के चेहरे की तरफ देखता है और गौर से फिर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि भाई, सऊदी अरब के अंदर गुलाब जल और फिटकरी की इतनी डिमांड है औरतों में कि इधर सामान आता है इधर बिक जाता है। मैं डबल मुनाफे पर गुलाब जल और फिटकरी बेचता हूँ, लेकिन हाथ ही नहीं आता। मुझे इतना ऑर्डर करना पड़ता है कि पूरे सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा मेरी दुकान से गुलाब जल और फिटकरी औरतें लेकर जाती हैं। मैंने पूछा, भाई यह मैंने सब सुन लिया, लेकिन तुम यह बताओ कि आखिर करती क्या हैं। वह एक ज़ोर से हंसता है और उसने कहा, तुम यह जानने की कोशिश नहीं करो, तुम परदेसी हो, बाहर के हो, यह एक राज की बात है। अब यह राज की बात कैसी? राज की बात थी क्या था इसमें राज विशाल बड़ा परेशान था। वह फिर वहाँ अपने क्वार्टर में पड़ा हुआ बस इसी बात को सोचता रहता और अपनी मालकिन के ख्यालों में उलझा रहता था। और वो यह भी सोचता था कि सऊदी अरब का कानून बड़ा सख्त है। अगर उसकी मालकिन को उसके बारे में शक हो गया कि वह उसके ऊपर गलत नज़र रखता है और फिर हुकूमत से उसने उसकी शिकायत कर दी तो उसकी जान के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन क्या करता, अपने दिल के हाथों मजबूर था, अपने दिल के आगे हार गया था। एक तरफ तो उसका दिमाग कहता है कि विशाल, तू यह गलत कर रहा है, यहाँ तू परदेश में कमाने के लिए आया है, तुझे अपनी मालकिन के ऊपर इस तरह की नज़र नहीं रखनी चाहिए। उधर दिल था कि यह मानने के लिए तैयार ही नहीं था। जब भी मालकिन की तरफ देखता, मोहब्बत भरी नज़रों से देखता, प्यार से देखता, यही सोचता कि बदले में उसकी मालकिन भी उसके साथ प्यार का इजहार करे। विशाल को सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब उसकी मालकिन ने बताया कि उसका मालिक जो है वह बाहर अपने जहां से आया था, फिर वहीं फिर जा रहा है। विशाल बहुत खुश होता है, जैसे कि उसको कोई बड़ी लॉटरी लग गई हो। फिलहाल जब उसका मालिक बाहर चला जाता है तो अगले दिन उसकी मालकिन विशाल से कहती है कि विशाल, चलो मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेकर चलो। शॉपिंग कराने जब विशाल उसको ले जाता है तो विशाल को एक कैफ़े में ले जाती है और कैफ़े में ले जाने के बाद उससे कहती है कि बर्गर खाओगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे। विशाल कहता है कि मैडम, जैसा आप अच्छा समझें। कैफ़े में जा कर के, क्योंकि वह फास्ट फूड कैफ़े था, तो वहाँ पर जा कर के 2 कोल्ड ड्रिंक 2 बर्गर का ऑर्डर करती हैं। दोनों कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बर्गर खाते हैं। फिर वह विशाल से कहती है कि विशाल, घर में फिटकरी और गुलाब जल ख़त्म हो गया है, मुझे उसी स्टोर पर लेकर चलो जहाँ से मैं सामान खरीदती हूँ। बस गुलाब जल और फिटकरी का नाम सुन करके फिर विशाल का दिमाग में बत्ती सी जल जाती है, बिजली दौड़ने लगती है, जैसे कि उसको 11,000 करंट लग गया हो। यह पहेली थी जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह अपनी मैडम से भी जब पूछने की कोशिश करता है कि मैडम, आखिरकार इस गुलाब जल और फिटकरी का तुम क्या करती हो, तो उसने कभी भी इस बात की हकीकत उससे नहीं बताई थी। बस कभी मुस्कुरा देती, कभी आंखें चुरा लेती, कभी यह कहती कि तुम इन चक्कर में मत पड़ो, यह खास औरतों के लिए होता है, तुम जानकर क्या करोगे। आज विशाल ने जो है वह पक्का इरादा कर लिया था कि अपनी मैडम से आज इस बात को पूछ के ही रहेगा कि वह आखिरकार इतने गुलाब जल और फिटकरी का रोज़ाना करती क्या हैं। अगर इसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर एक ही बार क्यों न ज़्यादा लेकर के रख लें। फिलहाल वह उसको स्टोर पर लेकर जाता है। स्टोर से वह अपना ज़रूरत का सामान, गुलाब जल, फिटकरी वगैरह जो भी था वह सामान खरीदता है और वह खरीद करके आज वह पीछे नहीं बैठती हैं, बल्कि विशाल के बराबर वाली सीट यानी फ्रंट पर सीट पर बैठ जाती हैं और विशाल से घर चलने के लिए कहती हैं।
दोस्तों और वह विशाल से घर चलने के लिए कहती है। विशाल गाड़ी चला रहा था और फिर अचानक से वह अपनी मैडम से सवाल करता है कि मालकिन एक बात पूछूं, अगर बुरा ना माने तो। वह कहती है कि बोलो क्या बात है। विशाल कहता है कि मैडम मैंने मालिक को देखा, मालिक का और आपका कोई मेल नहीं खाता है और मुझे ऐसा लगता है कि आपने मालिक के साथ अपनी मर्जी से यह शादी तो नहीं की है। ज़रूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी आपके सामने जो आपने मालिक से शादी की है। आपका कहीं भी किसी भी तरह से मालिक के साथ मेल खाता ही नहीं है। आप इतनी खूबसूरत हो, कम उम्र की हो, मालिक तो खूबसूरत भी नहीं है और उनका उम्र भी आपसे डबल है। आखिर ऐसी क्या वजह है। यह बात सुनती ही मालकिन एकदम गुस्से में आ जाती है और मेरी तरफ विशाल कहता है कि मेरी तरफ घूर कर देखती है और कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, नौकर हो, अपनी हैसियत में रहो, अपनी औकात में रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। मेरी ज़िंदगी में दखल देने या मेरी ज़िंदगी में झांकने का तुम्हें कोई हक नहीं है। जिस काम के लिए तुम रखे गए हो उस काम को अंजाम दो और चुपचाप अपने काम को करते रहो। फालतू के लिए मेरी ज़िंदगी में झांकने की कोशिश करोगे तो इसका तुम्हें बड़ा नुकसान होगा। मालिक का यह जवाब जैसे ही विशाल ने सुना तो सन्न रह गया। उसके हाथ पैर मानो ठंडे पड़ गए। उसने सोचा कि जो मालकिन उस पर इतना प्यार लुटाती थी, अभी अभी उसको कैफ़े में, फास्ट फूड होटल में लेके गई, उसको पेप्सी पिलाई, उसको बर्गर खिलाया और कपड़े भी खरीदती थी, तो विशाल को नापसंद के बारे में पूछा करती थी, उसके ऊपर यह कलर कैसा लग रहा है, यह अच्छा भी लगेगा या नहीं लगेगा। विशाल ऐसा समझता था कि जैसे उसकी मालकिन भी उसके अंदर इंटरेस्ट लेने लगी हैं। लेकिन आज एक सवाल पूछने पर उसने उसको उसकी औकात दिला दी थी। उसके दिमाग में जो मालकिन की तरफ से तस्वीर बनी हुई थी, वह तस्वीर आज बिल्कुल धुंधली हो चुकी थी। फिलहाल विशाल बिल्कुल खामोश हो जाता है और ला करके मालकिन को उनके घर छोड़ देता है और जा करके अपने क्वार्टर में लेट जाता है। फिर यही सोचने लगता है कि मालकिन क्या वाकई में किसी मजबूरी के तहत, या क्या मैंने उनसे किसी दुखती रूबरू ऐसा हाथ रख दिया जिससे मालकिन जो हैं वह तिलमिला उठी, गुस्से में आ गई। मुझे ऐसा सवाल उनसे नहीं करना चाहिए था। यह तरह तरह की बातें सोचकर विशाल सो जाता है। सुबह जब उठता है, सुबह तो क्या देखता है कि उसके क्वार्टर के सामने यानी उसके दरवाजे पर उसकी मालकिन खड़ी हैं और कहती हैं कि विशाल, बहुत देर हो गई तुम्हें सोते सोते, क्या रात को देर से सोए थे, मुझे शॉपिंग कराने नहीं लेकर चलोगे। विशाल चुपचाप वहाँ से उठता है, हाथ मुँह धोता है और फिर बिना नाश्ता किए अपनी मालकिन के साथ चल देता है। मालकिन जब कपड़े वाले की दुकान पर पहुँचती है तो एक सूट, एक ड्रेस को उठाती हैं और विशाल से पूछती हैं कि विशाल यह ड्रेस कैसी लग रही है। विशाल कहता है कि मैडम आपकी मर्जी, आपको पहनना है, आप जानो कैसी लग रही है। ना तो आप मेरे लिए यह ड्रेस खरीद रही हो कि आप पहन करके मुझे दिखाओगी। आपको यह सवाल मालिक से पूछना चाहिए। आप यह ड्रेस खरीद करके मालिक को ही दिखाओगी। इसलिए मैं तो अनजान हूँ और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके लिए यह फैसला कर सकूँ कि आप कौन सी ड्रेस अच्छी लगती है और कौन सी ड्रेस आप पर सूट नहीं करती। यह बात मालकिन ने जब सुनी तो वह समझ गई कि विशाल उसको ताना मार रहा है। फिर वह ड्रेस वह वहीं दुकानदार को दे देती हैं और कोई भी खरीदारी नहीं करती हैं और आके गाड़ी में बैठ जाती हैं। विशाल यह समझ रहा था कि शायद मैडम बुरा मान गई हैं। वह भी गाड़ी में चुपचाप आता है और फिर गाड़ी को चलाने लगता है, घर की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर की खामोशी के बाद उसकी मैडम बोलती हैं कि विशाल, मैंने जिस आदमी से शादी की है यह हकीकत है। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल सही है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की है, एक मजबूरी के तहत, एक समझौते के तहत की है। मुझे तो यह भी याद नहीं कि मेरे माँ बाप कौन थे। बचपन में ही मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था और मुझे एक अंग्रेज औरत ने पाला था। मुझे वह अच्छा खाना खिलाती, अच्छे कपड़े पहनना और जल्दी से जल्दी जवान करने की शायद वह कोशिश कर रही थी।
जब मैं बड़ी हुई लगभग 14-15 साल की, तब मुझे पता चला कि वह जो मुझे इतना खिलाती पिलाती, मेरे ऊपर इतना मेहरबान थी, वह अक्सर मुझे धंधा कराने के चक्कर में थी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो वह मुझसे जिस्म की फरामोशी धंधा कराएगी। मैं बड़ी हैरान और परेशान थी। क्या करूं? मैं इस काम को नहीं करना चाहती थी। वह औरत मेरी खूबसूरती से पैसा कमाना चाहती थी। उसका जो इरादा था वह अपने इरादे पर अटल थी। उसने मेरी एक नहीं सुनी और उसने फिर मेरी बोली लगा दी। सबसे पहला जो मेरा ग्राहक था वह यही तुम्हारे मालिक थे, जो मेरे पास आए थे। पहली बार जब किसी लड़की की बोली लगती है, पहली बार कुंवारी लड़की को जब कोई खरीदता है तो वह उसके लाखों रुपए अदा करता है। तुम्हारे मालिक ने भी लाखों रुपए देके मुझे एक रात के लिए खरीद लिया था। जब तुम्हारे मालिक मेरे पास आते हैं तो मैं उनको देखकर रोने लगती, क्योंकि वह मेरी उम्र से डबल थे। तंदुरुस्ती भी उनकी अच्छी थी। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि मेरे साथ यह मत करो, यह पाप है और मुझे पाप करने से बहुत डर लगता है। मैं गुनाह से डरती हूँ। वह कहता है कि मैंने तुम्हारी कीमत दी है, तुम एक वेश्यावृत्ति के धंधे में हो, यह काम तो आज के बाद तुम करोगी। विशाल की मालकिन कहती है कि मुझे मर्दों से बड़ा डर लगता था। मैं इतनी तो समझदार हो ही गई थी कि मुझे पता था कि हर रात कोई ना कोई मर्द आएगा, कोई मुझ पर अपनी मर्दानगी दिखाएगा, कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती करेगा, कोई मेरे जिस्म को नोचेगा, मुझे मारेगा। यह सारी बात सुनकर मैं डर जाती, कांपने लगती। मैंने तुम्हारे मालिक से हाथ जोड़कर कहा, तुम यह सब कुछ मेरे साथ ही करना चाहते हो तो एक सिस्टम के साथ करो, इस तरह से पाप मत करो। मुझे इस औरत से खरीद लो और ज़िंदगी भर के लिए अपनी गुलाम बना लो। अब मुझसे शादी कर लो। मुझसे शादी करोगे तो ज़िंदगी भर के मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रहूँगी। जब जैसा कहोगे वैसा करूँगी, जिस तरह से कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार रहूँगी। वो आदमी यानी कि तुम्हारा मालिक कहता है कि इसकी क्या गारंटी है कि शादी होने के बाद तुम हमेशा मेरे साथ दोगी, क्योंकि मेरी उम्र भी ज़्यादा है, तुम अभी पूरी तरह से जवान भी नहीं हुई हो। मेरी उम्र आगे जा कर के ढल जाएगी और तुम्हारी उम्र जो है वो भरी जवानी में आएगी। अगर तुमने मेरे साथ बेवफाई की तो मैं क्या करूँगा? मैं कहती हूँ कि ऐसा कभी नहीं करूँगी। जो औरत पाप करने से डरती है, जो औरत अल्लाह ईश्वर का डर अपने दिल में रखती है, वह अपने पति के साथ, अपने शौहर के साथ कभी बेवफाई नहीं कर सकती। सब कुछ जिस्म का भूख ही नहीं है। तुम मुझे इस दलदल से निकाल दो। मैं वादा करती हूँ, अगर तुमने मुझे इस दलदल से निकाल दिया, इस गुनाह से, इस पाप से बचा लिया, तो ज़िंदगी भर तुम्हारी दासी बनकर रहूँगी, कभी उफ तक नहीं करूँगी। तुम्हारा मालिक उस टाइम पर कुछ सोचता है और फिर उस औरत के पास जाता है, मुझे खरीदने की उससे रकम पूछता है। वह जो भी रकम मुँह मांगी मांगती है, तुम्हारा मालिक वह रकम अदा करके मुझे वहाँ से ले जाता है और फिर शादी कर लेता है। शादी करने के बाद जब वह अपने घर लेकर जाता है तो उसकी जो पहली बीवी थी वह मुझे अपने साथ रखना स्वीकार नहीं करती। वह उससे झगड़ा करने लगती है कि मैं इस औरत को कभी अपने पास नहीं रखूँगी। तो फिर तुम्हारा मालिक कहता है कि तुम्हें बाहर विदेश में जाने की तमन्ना थी, बार बार तुम मुझसे कहती थी कि बाहर विदेश मुल्क में जाना है, तो फिर मैं तुम्हें दूसरे मुल्क में सेटल कर देता हूँ। और फिर वह अपनी पहली बीवी को दूसरे मुल्क में सेटल कर देते हैं। उनकी बीवी शर्त लगाती है कि महीने में 22 दिन उनको उनके पास रहना होगा। वह 1 महीने में सिर्फ 8 दिन के लिए मेरे पास आते हैं और यहाँ रह कर के चले जाते हैं। मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ, ना ही उन्हें अपना आइडियल मानती हूँ, ना ही उनके साथ खुशी खुशी साथ में रात को सोती हूँ। यह सब कुछ समझौता था, लेकिन मैं अपने शौहर के साथ, अपने पति के साथ, भले ही उसको पसंद करती हूँ या नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। विशाल, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम्हारी नज़रों को मैंने भांप लिया था और देख लिया था। वह औरत ही क्या जो मर्द की नज़र उस पर पड़े और वह उसको पहचान ना सके। मैंने तुम्हारी नज़रों को देख लिया, जान लिया था कि तुम मेरे लिए क्या सोच रखते हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और बार बार इसीलिए इस सवाल को तुमने मुझसे पूछा, मेरे शौहर के बारे में और मेरे बारे में। लेकिन मैं आज तुमसे यह बात क्लियर बता देना चाहती हूँ कि मैं अपने शौहर के साथ कभी भी धोखा नहीं दे सकती। अगर तुम्हारे दिमाग में
यह ख्याल है कि मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे साथ रंगरलियां मनाऊंगी, तो तुम अपने दिमाग से यह बात निकाल दो और अपने दिमाग को बिल्कुल साफ कर लो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैंने उस दलदल से, उस पाप से बचने के लिए पहले ही अपने पति से वादा किया हुआ है कि मैं ज़िंदगी भर आपके साथ ही रहूँगी। इसके बाद विशाल कहता है कि मेरे दिल में जो है आपके लिए इज्जत जो थी और भी अब बढ़ गई है। अब मेरे ख्याल में वहम थे, मैं आपको पाने के लिए वो सब मैंने निकाल दिए हैं। लेकिन सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप उस फिटकरी और उस गुलाब जल का करती क्या हैं? मेरी मालकिन यानी विशाल कहता है कि मेरी मालकिन मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि विशाल, सऊदी अरब की औरतों को पहली बात तो वह किसी के सामने अपना चेहरा ज़्यादा नहीं खोलती। अगर किसी को तुमने देखा हो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। उनके चेहरे पर लाली होती है, ग्लो होता है। उनके चेहरे पर दाग बिल्कुल नहीं होते। हम औरतें हर रोज़ रात को, सुबह को भी, रात को सोते टाइम भी फिटकरी को पीस करके गुलाब जल उसमें मिला करके फिर अपने चेहरे पर 15 से 20 मिनट के लिए लेप करते हैं और फिर उसको धो देते हैं। बीला नागा, रोज़ 2 टाइम हम यह करते हैं, तभी तुम देख रहे हो जिस चेहरे पर तुम मर मिटे हो, यह उसी फिटकरी और गुलाब जल की बदौलत है। मेरे चेहरे पर कोई भी दाना में नहीं है, बल्कि सऊदी अरब की किसी भी औरत के चेहरे पर भी दाना या दाग नहीं होता है। और बहुत कम ही ऐसी औरतें होंगी जो दाने या मुहासा या झाइयाँ उनके चेहरे पर देखने को मिलेगा। सऊदी की अरब इसलिए बहुत ही खूबसूरत होती हैं। मैंने कहा जब ये चेहरे के लिए है तो मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में आ रहा था। तो फिर इसको आप छुपाती क्यों हैं? वो कहती हैं कि औरत अपनी खूबसूरती का राज हमेशा छुपा करके रखती है। वह किसी भी यह ढढोरा नहीं पीटती कि मैं जो इतनी खूबसूरत हूँ या यह चीज़ इस्तेमाल करता हूँ या यह इस्तेमाल करती है। फिलहाल हम यह गोपनीय बात है, इसलिए हर किसी से नहीं बताते और मैंने तुमसे भी नहीं बताई थी। उस दिन के बाद विशाल अपनी मालकिन के लिए जहाँ भी वह जाने को कहती जाता, उसको इज्जत की नज़रों से देखता और फिर उसको फिटकरी और गुलाब जल के राज का भी पता चल गया था। सऊदी अरब की औरतें गुलाब जल की फिटकरी क्या करती हैं। तो दोस्तों, आपको भी पता चल गया होगा कि गुलाब जल और फिटकरी मिक्स करके चेहरे पर लगाने से चेहरे पर ग्लो आता है, खूबसूरती बढ़ती है और चेहरे के दाग धब्बे सभी हट जाते हैं। तो चलिए अब उन दोस्तों के नाम जिन्होंने कल दोस्तों स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।